देखिए, कैपिटल बजटिंग का रिवीजन कर रहे हैं और ये एक तरीके से मानकर चलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबसे बड़ा भी कह सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये उससे भी बड़ा है अगर हम दोनों रिस्क एनालिसिस और कैपिटल बजटिंग को ऐड करें तो। कैपिटल बजटिंग हमारे जो मेन काम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि पैसे को इन्वेस्ट करना। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, वो हम यहाँ पर देखते हैं। लंबे समय के लिए जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ पर इन्वेस्ट करें। तो लॉन्ग टर्म रहता है इफेक्ट इसका, जो भी हम डिसीजन लेते हैं। और सब्सटेंशियल कमिटमेंट, मतलब अच्छी खासी अमाउंट इसमें इन्वॉल्व होती है। इतने बड़े डिसीजन होते हैं, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है कि जनरली ये इरिवर्सेबल रहते हैं। हम कहीं प्लांट लगाने जा रहे हैं, 500 करोड़ रुपए का प्लान लगा रहे हैं, तो इरिवर्सेबल रहता है। हम थोड़े टाइम के बाद उसे हटा नहीं सकते आराम से, और हमारे बिजनेस की कैपेसिटी और स्ट्रेंथ पर इफेक्ट आता है। compete हम आराम से कर पाते हैं। इतना पैसा हमारा इन्वेस्ट होता है। तो इसमें हम सबसे पहले कैश फ्लो निकालना सीखते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो बात होती है वो है कि कैश फ्लो काफी जगह यूज होता है। कैश फ्लो के लिए आपको कुछ नहीं करना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है वो उसमें आपको ऐड करना है नॉन कैश आइटम जो जनरली डेप्रिसिएशन होता है। तो आपका जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है उसमें डेप्रिसिएशन को ऐड कर दीजिए, तो कैश फ्लो आ जाता है, जिसे हम कैश इनफ्लो भी बोल देते हैं। तो कैश फ्लो निकालने के लिए, कैश इनफ्लो निकालने के लिए आपको क्या करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड करना है डेप्रिसिएशन, तो आपके पास कैश इनफ्लो आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको कैश इनफ्लो निकालना आना चाहिए। इसके लिए आपको सेक्शन 32 इनकम टैक्स एक्ट का आना चाहिए। डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, तो डेप्रिसिएशन क्योंकि ब्लॉक सिस्टम के हिसाब से निकाला जाता है, WDV मेथड से। और उसमें हमारा अगर कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50 जो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो भी आना चाहिए। उसी हिसाब से हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो ब्लॉक ऑफ एसेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन रेट वैसे तो जनरली क्वेश्चन में दिया होता है, लेकिन अगर सपोज क्वेश्चन के अंदर हमें डेप्रिसिएशन रेट नहीं दे रखा, तो हमें पता होना चाहिए बिल्डिंग फर्नीचर पर 10%, प्लांट एंड मशीनरी पर 15% और इंटेंजिबल एसेट पर 25% रहता है। कोई भी न्यू एसेट अगर सेम प्रीवियस ईयर में खरीदी है और यूज करी है लेस देन 180 डेज, तो उस पर हाफ डेप्रिसिएशन लगता है नॉर्मल के कंपैरिजन। तो इसके लिए आपको हमेशा ये चेक नहीं करना है। बस ये देखिए 3 अक्टूबर है, 3 अक्टूबर को जनरली हम खरीदते हैं तो 180 दिन हो जाते हैं, तो 3 अक्टूबर के बाद में खरीदने पर 180 दिन से कम होते हैं। लीप ईयर होगा तो 4 अक्टूबर हो जाएगा। तो जब हम निकालते हैं डेप्रिसिएशन, तो साल के शुरू की ओपनिंग WDV लेते हैं। मान लिया आपका जो प्रीवियस ईयर है वो साल का शुरू हो रहा है 1/4/2024, तो ये हमारा ओपनिंग WDV आएगा। उसमें जो भी इस ब्लॉक से रिलेटेड जो जो असेट खरीदी है वो सब ऐड हो जाएंगी, और जो जो असेट सेल करी है सेलिंग प्राइस पे माइनस हो जाएंगी, तो हमारा क्लोजिंग WDV आ जाएगा। अब इस क्लोजिंग WDV पे डेप्रिसिएशन लगेगा, और डेप्रिसिएशन लेस करके नेक्स्ट ईयर का हमारे पास नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग WDV आ जाएगा। तो याद रखिए, जो भी हमारी एसेट 180 डेज से कम, मतलब 3 अक्टूबर के बाद में खरीदी गई है, उस पे हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा नॉर्मल रेट का, और उससे पहले वाले पे फुल लगेगा। डेप्रिसिएशन कब नहीं लगेगा, जब कैपिटल गेन होगा। कैपिटल गेन होगा दो सिचुएशन में, जब सारी की सारी एसेट ब्लॉक की सेल कर दी जाए। तो जब सारी की सारी एसेट ब्लॉक की सेल हो जाती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्लोजिंग एसेट कोई भी नहीं बचती है, क्लोजिंग WDV नील हो जाती है, डेप्रिसिएशन भी नील हो जाता है। और अगर हमने सभी की सारी एसेट बेच दी है तो हो गया, और अगर सारी एसेट नहीं बेची है तो हम देखेंगे अगर हमारी क्लोजिंग WDV नेगेटिव आ रही है तो उसे नील कर देंगे और डेप्रिसिएशन नील कर देंगे। क्लोजिंग WDV नेगेटिव तभी आएगी जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा ओपनिंग WDV प्लस परचेजेस। इन दोनों ही सिचुएशन में कैपिटल गेन निकलेगा और डेप्रिसिएशन जीरो हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में ज्यादातर ये दिया होता है कि जो हम प्लांट खरीद रहे हैं वो ब्लॉक में एक ही है या और भी एसेट्स है। अगर और भी एसेट है तो कैपिटल गेन नहीं निकालेंगे, आखिरी साल का भी डेप्रिसिएशन निकालेंगे। और अगर क्वेश्चन में लिखा केवल एक ही एसेट है तो लास्ट ईयर में उस पर कैपिटल गेन निकालेंगे।
जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर एक फर्म ने एक असेट खरीदी है 1 लाख रुपए की और उसे हर साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस होने की उम्मीद है 30,000 4 साल तक, और 4 साल के बाद में वो असेट को बेचना चाहता है 45,000 में। हमें एज्यूम करना है कि कोई और असेट ब्लॉक में नहीं है। कोई और असेट नहीं है, इसका मतलब आखिरी साल में जब असेट बिक जाएगी तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो हम हर साल क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 1 लाख पर 20% 20,000, फिर डब्ल्यूडीवी आएगी 80,000, उस पर 20% 16,000। लेकिन आखिरी साल में आप ध्यान से देखिए, लास्ट ईयर में ध्यान से देखिए, हमने डेप्रिसिएशन जो लिखा है वो नील लिखा है। लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन नील लिखा है क्योंकि हमारी एक ही एसेट है और उसे हमने बेच दिया। तो लास्ट ईयर में हमें कैपिटल गेन आएगा, वो कैसे आएगा वो भी निकाल रखा है हमने। देखिए, कॉस्ट है 1 लाख, फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन 20,000, फिर उसकी डब्ल्यूडीवी आ गई हमारे पास 80,000, फिर हमने सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन 16,000 लिया, थर्ड ईयर का 12,800 लिया, फोर्थ ईयर में बेच दिया। तो हमने क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी नील लिया, डिप्रिसिएशन भी हमने लास्ट ईयर का नील लिया। तो लास्ट ईयर का डिप्रिसिएशन नील है। फिर कैपिटल गेन कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस 45, डब्ल्यूडीवी 51,200, तो लॉस हो गया 6,200 का। हम जो कैश फ्लो दे लेते हैं उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक इनिशियल कैश फ्लो जो ईयर 0 में होता है। तो इनिशियल कैश फ्लो इसमें 1 लाख रुपए है, जो हमने मशीन जो प्लान खरीदा है वो 1 लाख रुपए का वो इनिशियल कैश फ्लो है। उसके बाद में हमारे आते हैं सब्सिक्वेंट कैश फ्लो 1 से 4 साल तक, वो हमने निकाला। पहले डेप्रिसिएशन लेस करके, फिर टैक्स लेस करके, फिर डेप्रिसिएशन ऐड किया कैश इनफ्लो निकालने के लिए। और एक होता है टर्मिनल कैश फ्लो जो लास्ट ईयर में होता है। केवल लास्ट ईयर में दो बातें, एक तो स्क्रैप है 45,000 रुपए स्क्रैप का आ रहा है, और जो हमें लास्ट ईयर में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट होगा। अगर लॉस होगा तो टैक्स का फायदा होगा, प्रॉफिट है तो टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ टैक्स का बेनिफिट होगा। 6200 रुपए का लॉस हुआ है, 6200 रुपए पे 30% 1860 टैक्स का बेनिफिट होगा। तो टोटल इनफ्लो लास्ट ईयर में 46,860 हो जाएगा। तो ये है, हमें हर साल का अलग अलग कैश फ्लो निकालना है अलग अलग मेथड के हिसाब से। अगर एनपीवी मेथड जैसा हम आगे बढ़ते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है, इसलिए हम हर साल का अलग अलग कैश फ्लो निकालते हैं। हमें डिसीजन लेने के लिए टोटल 7 मेथड है, जिसमें से 2 मेथड है नॉन डिस्काउंटिंग मेथड, जिसे ट्रेडिशनल मेथड बोल देते हैं, पेबैक पीरियड और एवरेज या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। 5 मेथड मॉडर्न है, जिसमें हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मतलब प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से आंसर निकालते हैं। इसमें जो फर्स्ट 2 मेथड है ये नॉन डिस्काउंटिंग है, बाद के 5 मेथड है इसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। इसमें केवल एक मेथड है जिसमें प्रॉफिट का यूज करते हैं, वो एवरेज या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। बाकी सारे मेथड में हम, जितने भी मेथड है उन सब मेथड में हम कैश फ्लो का इस्तेमाल करते हैं। तो सब में कैश फ्लो का यूज होगा। केवल एक मेथड है जिसमें प्रॉफिट का यूज होगा, वो सेकंड मेथड है ट्रेडिशनल मेथड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल मेथड में पे बैक पीरियड। ये मेथड ये कहता है कि बहुत ज्यादा रिस्क होने की वजह से आप उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाइए जहां पर आपको सबसे पहले आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस आए। जितनी जल्दी आपका पैसा वापस आएगा उस वाले प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे। इस मेथड में कैश फ्लो का यूज करते हैं, नॉन डिस्काउंटिंग कैश फ्लो। मेथड सिंपल है, लेकिन दिक्कत इस मेथड की ये है कि पेबैक पीरियड के बाद में जो प्रॉफिट है उसे इग्नोर किया जाए। तो कैसे निकालेंगे हम इसमें पेबैक पीरियड? अगर हमारा हर साल एक जैसा पैसा आ रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 4 प्रपोजल है। प्रपोजल ए है, हमारे पास शुरू में 30,000 रुपए लगाने हैं और हर साल 6,000 रुपए आ रहे हैं। तो हर साल एक जैसा पैसा आ रहा है, तो 6,000 रुपए आ रहे हैं, तो 5 साल में हमारे 30,000 वसूल हो जाएंगे। तो यहाँ पर पेबैक पीरियड हमारा हो जाएगा 5 ईयर्स। ऐसे ही बी में और सब में पैसा लगाएंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश फ्लो निकालेंगे। तो फिर रैंकिंग करेंगे। अगर हमें 4 ऑप्शन में से एक चूज करना है तो हम इस मेथड के हिसाब से
उस मेथड को चूज करेंगे जिसका पेबैक पीरियड सबसे कम है, जो कि है हमारा प्रपोजल नंबर बी, क्योंकि हमारे पास सबसे जल्दी पैसा वापस आ जाएगा, जो भी हम पैसा लगा रहे हैं 3 साल में वापस आ जाएगा। ये सुटेबल ये मेथड उन केसेस में सुटेबल है जहां पर हाई रिस्क होता है। कब बिजनेस बंद हो जाए, कब टेक्नोलॉजी या चेंजेस की वजह से हमें शिफ्ट होना पड़े, तो बड़ा रिस्क होता है, तो वहां पर ये मेथड काम करता है। जब हमारा पैसा हर साल एक जैसा अमाउंट नहीं आ रहा है, तो वहां पर हमें कुमुलेटिव कैश फ्लो निकालकर चेक करना पड़ता है। जैसे कि मान लिया एक एग्जांपल है, यहाँ पर हमने 28,500 रुपए लगाए और हर साल हमारे पास अलग अलग अमाउंट आ रहा है। तो यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि हमारा जो पैसा 28,500 है वो कितने साल में वापस आ। तो हमने कुमुलेटिव कैश फ्लो देखा तो हमें पता चला 4 साल में तो 3 साल में तो 28,000 आए और 4 साल में 30,000 हो गए। इसका मतलब 3 साल से 4 साल के बीच में वो आया टाइम जब हमारा 28,500 वापस आ गया। तो पेबैक पीरियड 3 साल से ज्यादा लेकिन 4 साल से कम। तो इसके लिए हम एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे हम मीडियन वगैरह में निकालते हैं कि 3 साल में तो आ गए हमारे पास 28,000, हमें चाहिए 500 रुपए और चौथे साल में आ रहे हैं 2,000। तो 2,000 में से 500 चाहिए, तो कितना समय लगेगा? इतना समय लगेगा, तो 3.25 ईयर। तो कहने का मतलब है कि लास्ट जब भी हमें पूरा पैसा वसूल हो रहा है, तो पिछली वाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कुमुलेटिव कैश फ्लो देखेंगे, उतना ईयर प्लस जितना पैसा और चाहिए डिवाइड बाय जो हमारा ईयर है पेबैक पीरियड वाला, उसका टोटल पैसा कितना। ये काम करना है हमें, ताकि हम पता लगा पाए पेबैक पीरियड कितना है। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, और हम इम्प्रूवमेंट कैसे करें? पेबैक पीरियड में हम पोस्ट पेबैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट। हमने पेबैक तो देखा ही है, अब ये भी देखें कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें कितना ज्यादा पैसा एक्स्ट्रा वापस दे रहा है। पोस्ट पेबैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है कि पेबैक पीरियड के बाद में कितना कैश आ रहा है। तो ये कैसे? टोटल जितना भी पैसा आ रहा है उसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस कर दें तो पता चल जाएगा कितना पैसा वापस आ रहा है। क्यों? सपोज आपने 50,000 इन्वेस्ट किया और आपके पास आ रहे हैं 70,000, तो पेबैक पीरियड तो वहीं रुक जाएगा जहां 50,000 आ जाएंगे, लेकिन 50,000 से ऊपर जो आया 20,000, वही है पोस्ट पेबैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पोस्ट पेबैक पीरियड प्रॉफिट है ये, और इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे इन्वेस्टमेंट से, तो हमें परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो पोस्ट पेबैक पीरियड प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लो। तो ना केवल हम पेबैक पीरियड देखें, बल्कि पेबैक पीरियड, पोस्ट पेबैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी रख सकते हैं। अब दूसरा ट्रेडिशनल मेथड है जो नॉन डिस्काउंटिंग मेथड है, उसमें है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जो प्रॉफिट को कंसीडर करता है। प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। तो हमारे पास जितने भी प्रॉफिट दिए हैं उसका एवरेज प्रॉफिट हम ले लेंगे, और जैसे प्रोजेक्ट ए है उसमें हमारा एवरेज प्रॉफिट ही क्वेश्चन के अंदर यहाँ 10 में एवरेज प्रॉफिट ही दिया हुआ है 2,000, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 12,500। तो इसमें हम दो मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे रेट निकालें, एवरेज प्रॉफिट अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, या दूसरा है कि हम एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालें। एवरेज इन्वेस्टमेंट का यहाँ एक अलग ही फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को समझते हैं। देखिए, एवरेज का मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ऑन टू, ये एवरेज होता है। तो ओपनिंग मतलब जो स्टार्टिंग में पैसा लगा, तो स्टार्टिंग में क्या लगा है? इनिशियल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस। अब हमने जो सेल्वेज वैल्यू है वो क्लोजिंग हो गया एक तरीके से, तो ये सेल्वेज वैल्यू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू, ये सिंपल हो गया।
अब ये रह गया वर्किंग कैपिटल। अब जो वर्किंग कैपिटल होती है वो वर्किंग कैपिटल हम लोग स्टार्टिंग में लगाते हैं। वर्किंग कैपिटल ईयर 0 में इनिशियल कैश फ्लो में हमारा वर्किंग कैपिटल आता है, और जो हमारा ईयर एंड होता है वहां पर टर्मिनल कैश फ्लो में वर्किंग कैपिटल का पैसा वापस आए। तो ये वर्किंग कैपिटल ओपनिंग में भी होता है, क्लोजिंग में भी। तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में आने की वजह से ये हो जाता है 2 वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाय 2, मतलब सिंपल वर्किंग कैपिटल, इसलिए मैंने इसे अलग से ऐड करके लिखा है। तो एग्जाम में अगर बताया नहीं कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एवरेज या इन्वेस्टमेंट, तो आपको एवरेज या इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो आपको ये पता तो है नहीं कि जो एग्जामिनर है उसके पास सॉल्यूशन कौन सा गया है। 1 मिनट का काम है दोनों से आंसर निकाल, ठीक है। अगर आप देखें तो मैंने भी दोनों से आंसर निकाला है ना, तो दोनों से आंसर निकाल दो, 1 मिनट का काम है। अगर हमारा प्रॉफिट हर साल एक जैसा नहीं है और अलग अलग है, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर फॉर्मूला लगाना है ना। और एवरेज प्रॉफिट कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। इसके बाद हम आते हैं डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक्स पर, जिसे हम टाइम एडजस्टेड टेक्निक्स भी बोलते हैं। यहाँ पर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और फिर उस हिसाब से करते हैं, क्योंकि डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक के हिसाब से आज का 1 रुपया और 1 साल बाद का 1 रुपया एक जैसा नहीं है, तो उनको कंपेयर नहीं किया। तो इसके लिए हमारे पास 5 मेथड है। सबसे पहले डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड। तो जो पेबैक पीरियड हमने निकाला था वो जो भी कैश फ्लो था उससे सिंपल ले लिया। यहाँ पर जो भी कैश फ्लो है पहले उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, फिर हम पेबैक पीरियड। जैसे क्वेश्चन नंबर 15, अगर मान लिया हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को इग्नोर करते हुए पेबैक पीरियड निकालें, तो बड़ा आसान है। 3 लाख को 1 लाख से डिवाइड कर दो, तो 3 साल पेबैक पीरियड आ जाएगा, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश फ्लो, सिंपल 3 साल आ गया। लेकिन अगर हम बात करें प्रेजेंट वैल्यू, तो हमारे पास जो 1-1 लाख रुपए हर साल आ रहे हैं उसकी आज की कीमत 1 लाख नहीं है, आज उसकी वैल्यू कम है। तो हम कैसे निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फ्यूचर वैल्यू को हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है 1/1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। रेट अपॉन 100 को आर ही लिख लेते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम निकालते हैं तो हमें फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे हर साल 1-1 लाख रुपए आ रहा है, सोल्यूशन आप देख सकते हैं। हर साल 1-1 लाख रुपए आ रहा है तो उसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। 10% का हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है, तो 1/1 प्लस 1/0.1 या 10/100, उसके हिसाब से याद भी हो गया 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621 ये चलता है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। इस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो आया हमारे पास इसे मानो ये कैश फ्लो है, और ये अनइक्वल है तो क्युमुलेटिव कैश फ्लो निकालो और फिर उसके हिसाब से देखो 3 लाख रुपए कितने साल में आ रहे। तो 3 साल में 248,600 आ रहे हैं और अगले साल में 316, तो 3 साल प्लस जो डिफरेंस है 51,400 डिवाइड बाय 68,300, तो हमारे पास आराम से आंसर आ जाए पेबैक। तो कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्मल बिना डिस्काउंटिंग कैश फ्लो के हम कह रहे हैं 3 साल में पैसा वापस आ रहा है, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो से हम कह रहे हैं 3.75 ईयर्स में। नो डाउट डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर करता है। देखिए सबसे बढ़िया मेथड जहां पर कुछ भी नहीं कहा तो हम जो मेथड लगाएंगे वो है एनपीवी मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड कहता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो का टोटल करिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट फ्लो का टोटल करिए, पता लगा ये ज्यादा क्या है। अब प्रेजेंट वैल्यू कैश इन फ्लो ज्यादा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो आप इन्वेस्टमेंट करिए। नेगेटिव आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट मत करिए। अगर एक ही प्रोजेक्ट है
तो जिसमें पॉजिटिव एनपीवी है उसमें इन्वेस्ट करिए, एक से ज्यादा ऑप्शन है तो जिसकी एनपीवी ज्यादा है उसमें पैसा इन्वेस्ट करिए। हमारा बहुत ही अच्छा और सिंपल बढ़िया मेथड है। तो जो अभी 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 हमने क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पे बैक पीरियड कैश प्रेजेंट वैल्यू वाला निकाल कर देखा था। तो उसमें हमारे पास टोटल जो भी प्रेजेंट वैल्यू आई उसका टोटल है 3,79,000। तो जितना फ्यूचर में 5 लाख रुपए आ रहा है ना हर साल, 5 साल तक 1-1 लाख, वो 5 लाख आ रहा है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट वैल्यू देखें, प्रेजेंट वैल्यू 3,79,000। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो हमारे पास प्लस 79,000 आ रहे हैं। तो पैसा लगा देना। क्या हर साल एक जैसा पैसा आता है उसे एन्युटी बोलते हैं। एन्युटी को हम प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालने के लिए या तो आपके कैलकुलेटर में जीटी का बटन है, तो आपको क्या करना है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन रेट अपॉन 100 इक्वल टू मतलब 1 अपॉन 1.1 इक्वल टू 5 बार है, 5 बार इक्वल टू का बटन दबाएंगे, जीटी का बटन दबाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.79। अगर आपके कैलकुलेटर में जीटी का बटन नहीं है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ये भी आसान है, आप जैसे यहाँ तक आएंगे तो वो 0.621 आएगा, उसमें से 1 माइनस करिए और 0.1 से डिवाइड कर दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाए। प्लस माइनस को कंसीडर मत करिएगा। तो ये हमारा बड़े आराम से प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी में भी निकाल सकते हैं। एनपीवी मेथड बहुत ज्यादा यूज होता ही है, लगभग हर क्वेश्चन में। तो एनपीवी से हमें पता चलता है पैसा लगाना है या नहीं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर हमारे को कम पैसा लगाकर ज्यादा पैसा वापस चाहिए तो हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को देखते हैं। एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दोनों से सेम आंसर आता है। सेम आंसर मतलब जैसे एनपीवी कहता है चूज करिए और पहले चूज करिए, उसे ये कहता है। लेकिन इसमें क्या है कि हर 1 रुपए के बदले में कितना पैसा आ रहा है ये बताता है। तो ये जहां पर हमारे को 2-3 ऑप्शन है, सारे ही पॉजिटिव है, इन्वेस्टमेंट सब में अलग अलग है। एनपीवी तब ज्यादा कामयाब है जब इन्वेस्टमेंट सब में एक जैसी अमाउंट है। भी पैसा सब में 1 लाख जा रहा है तो जिसमें ज्यादा आ रहा है उसमें लगाओ, या पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसा लिमिटेड है तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देखना होता है। इसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस की जगह जहां एनपीवी में माइनस करते हैं या डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ ये पता चलता है 1 रुपए के बदले में कितना पैसा वापस आ रहा है। जैसे अगर एनपीवी 19,000 पॉजिटिव आ रहा है कि 1 लाख रुपए खर्च करके 1,19,000 वापस आ रहे हैं, तो जहां एनपीवी 19,000 पॉजिटिव है इसका आंसर आएगा 1,19,000 डिवाइड बाय 1,01.19, मतलब 1 रुपए लगाकर 1 रुपए 19 पैसे वापस आ रहे हैं, तो 19 पैसे एक्स्ट्रा वापस। तो यहाँ ये मेथड वहां पर लगेगा जहां पर हमारे पास लिमिटेड अमाउंट है। एनपीवी तब लगाते हैं जब अनलिमिटेड पैसा है, पैसे की कोई टेंशन नहीं। जहाँ पैसा लिमिटेड है वहां प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, 1 रुपए से ज्यादा रिटर्न आएगा तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, 1 रुपए से कम आएगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं करें। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बाद में नेक्स्ट मेथड आता है हमारा IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। IRR मेथड एक ऐसा मेथड है जो बहुत ज्यादा यूज प्रैक्टिकली होता है। क्वेश्चन में कहा जाएगा कि आप IRR मेथड से आंसर निकालिए तो आप निकालिएगा। IRR मेथड बेसिकली ये कहता है कि आपकी कमाई कितने परसेंट हो रही है, जो आपके पास कैश इनफ्लो वगैरह आ रहा है वो कितने परसेंट के हिसाब से आ रहा है। इसे ऐसा समझिए कि IRR के हिसाब से एनपीवी 0 हो जाता है। द IRR वो डिस्काउंटिंग रेट है जहां पर एनपीवी 0 हो जाता है। मतलब अगर हम ये कहें कि सपोज आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है और आपने निकाला एनपीवी पॉजिटिव आ रहा 12,000, तो 10% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और आपका एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जितना पैसा लगाया उससे ज्यादा पैसा वापस आ रहा है, तो नो डाउट आपकी कमाई 10% से ज्यादा हो रही है। तो 10% से ज्यादा हो रही है तो कितनी हो रही है, 12%, 13 या 14, कितनी हो रही है, वही IRR। जितनी परसेंटेज आपकी अर्निंग हो रही है उसी को हम IRR बोलते हैं। तो अगर मान लिया IRR आया 13%,
तो आईआरआर पर अगर आप एनपीवी निकालोगे तो जीरो आएगी, क्योंकि आप 13% कमा रहे हो, 13% से प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो, तो प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो और आउटफ्लो सेम आ जाए। तो आईआरआर कैसे निकालें, कैसे पता लगाएं कि कितना आईआरआर? ज्यादातर क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जहां पर आपको दो रेट दे रखी हो, क्वेश्चन दो रेट नहीं दे रखी तो कम से कम एक रेट तो दे रखी होगी जहां पर आपको एनपीवी निकालने को बोलेंगे या फिर बोलेंगे क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आपको क्या करना है, आपको एक रेट वो इस्तेमाल करनी है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है एनपीवी निकालने के लिए। तो आपको एनपीवी आ जाएगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपकी कमाई ज्यादा है, तो आईआरआर दूसरा रेट एक्सपेक्ट कर लो 5 से 10% बढ़ाकर सिचुएशन के हिसाब से। मान लिया 10% की हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, थोड़ा हमारा ज्यादा प्रॉफिट आ गया तो 12, 15, 18% लेकर के आप एक और एनपीवी निकालो। वो एनपीवी नेगेटिव आए तो बहुत अच्छा है, एक पॉजिटिव एनपीवी एक नेगेटिव आए तो बहुत ही अच्छा है, एक्यूरेट आंसर आएगा। और 2-4-5% का ही दोनों रेट के बीच में डिफरेंस है तो ज्यादा अच्छा आंसर है। और एक फॉर्मूला लगा दो, आईआरआर का फॉर्मूला है लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी डिवाइड बाय लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी इनटू डिफरेंस इन रेट। इसे कई लोग और अलग अलग तरीके से करते हैं। सपोज कोई बंदा कोई इंसान वीडियो देख रहा है और वो कहे जी मैंने तो फॉर्मूला कोई और यूज करा, तो आप वो यूज कर लीजिए, बात एक ही है, वो सारे फॉर्मूले से आंसर सेम ही है। तो आपको क्या करना है, लोअर रेट लगानी है। मान लिया आपने 10 और 20% दो रेट लगाई है, एक है एक है रेट हमारी 10% और एक है 20%। तो 10% के हिसाब से आप लोगों ने आंसर निकाला, तो हमारी एनपीवी आ गई 79,000 पॉजिटिव। तो फॉर्मूला है लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी अपॉन लोअर रेट एनपीवी माइनस 20% लिया, उसमें माइनस 900 आ गया। लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी इंटू डिफरेंस इन रेट 20 और 10 के बीच का डिफरेंस, हमारा आंसर आ गया 19.89%। तो हमें आईआरआर निकालना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आईआरआर से डिसीजन कैसे लेंगे, अगर आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, कमाई ज्यादा है, आप एक्सेप्ट कर लिए इन्वेस्टमेंट करिए। आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो रिजेक्ट करिए। दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है, और वो क्या है, आईआरआर ये एज्यूम करता है कि हर साल जो पैसा आएगा उसे री इन्वेस्ट किया जाएगा आईआरआर के हिसाब से। एनपीवी मेथड एज्यूम करता है हर साल जो पैसा आएगा उसे री इन्वेस्ट किया जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दोनों के बीच में ये फर्क है। आईआरआर के अंदर जो कमी है, क्योंकि ये एज्यूम करता है कि हर साल जो हमारी री जनरेटेड इनकम होगी वो आईआरआर के हिसाब से ही होगी, तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एमआईआरआर आया। आईआरआर और एनपीवी अगर सेम आंसर दे रहे हैं तो ठीक है, अगर दोनों के आंसर अलग अलग है कि एनपीवी कह रहा है एक्सेप्ट, आईआरआर कह रहा है रिजेक्ट, या एनपीवी कह रहा है रिजेक्ट, आईआरआर कह रहा है एक्सेप्ट, तो आप एनपीवी का कहना मानना, क्योंकि एनपीवी एकदम सही एक्यूरेट आंसर देता है। आईआरआर कभी कभी गड़बड़ दे देता है, दो दो आंसर भी दे देता है। ठीक है, अब डिस्काउंट रेट ना दे रखी हो, कैसे कैसे क्या करना है वो सारी बातें मैंने समझा रखी है, लेकिन उम्मीद है कि आपको दो डिस्काउंट रेट आराम से दे रखी होंगी। अगर नहीं तो आप उसको डिटेल्ड वीडियो से देख लीजिए कि अगर डिस्काउंट नहीं दी तो क्या कर। वैसे मैंने आपको बता ही दिया, नहीं भी दे रखी तो एक तो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से एनपीवी निकाल लेंगे, एनपीवी पॉजिटिव आएगी तो ये रेट बढ़ा दीजिए, नेगेटिव आएगी तो कम कर दीजिए और दूसरी रेट से निकाल। अब हमारे पास जो मेनली आता है फॉर्मूला मेथड, वो आता है एमआईआरआर का, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये उस कमी को पूरा करता है आईआरआर की, जहां पर आईआरआर क्या कहता है, आईआरआर कहता है कि री इन्वेस्टमेंट हो रही है आईआरआर से। ये अच्छा मेथड नहीं है आईआरआर की एजम्पशन। क्यों, मान लिया देखिए जो हमारे पास पैसा आ रहा है, आपके पास जो पैसा आ रहा है, आपने मान लिया 50,000 लगाए, 10,000 रुपए आए। अब 10,000 रुपए जो आएंगे उससे जो री इन्वेस्ट करेंगे वहां से तो कमाई एक जैसी होगी, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट से पैसा है, री इन्वेस्टमेंट करने पे कमाई आपकी जो हो रही है वही होगी। अब अगर मान लिया प्रोजेक्ट 1 है और प्रोजेक्ट 2 है, प्रोजेक्ट 1 की आईआरआर है 10%, प्रोजेक्ट 2 की 12%, तो प्रोजेक्ट 2 का पैसा और प्रोजेक्ट 1 का पैसा तो एक जैसा ही है,
उसे री इन्वेस्टमेंट करने पे तो एक जैसी कमाई होनी चाहिए, ये कह रहे अलग अलग होगी। कभी भी ऐसा नहीं होता कि ज्यादा महंगा प्रोजेक्ट ज्यादा कमाई दे रहा तो उससे और पैसा जो आएगा उससे और ज्यादा कमाई होगी, ऐसा थोड़ी ना। आप लॉटरी में पैसे जीत गए और वो जो पैसे जीते हो लॉटरी में उससे और लॉटरी पे थोड़ी ना जीतते जाओगे। तो इसलिए आगे की अर्निंग क्या है ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि पिछली अर्निंग क्या है। तो एनपीवी मेथड रिज्यूम करता भैया हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर तो कमाते रहेंगे, ये कहता है आईआरआर के साथ। तो इस मेथड को प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एमआईआरआर आया। ये कहता है कि हम री इन्वेस्टमेंट पे यही एज्यूम करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वली अर्निंग। ये कैसे एज्यूम करेंगे? इसके लिए एमआईआरआर में हमने क्या डिसाइड किया, क्या मेथड किया। हम लोग क्या करेंगे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, मान लिया 4 साल का प्रोजेक्ट। तो ईयर 1 में जो पैसा आया मान लिया 1000, तो हम ये देखेंगे ये 4 साल बाद कितना हो। ईयर 2 में मान लिया आया 1200, हम ये देखेंगे 4 साल में कितना। ईयर 3 में मान लिया आया 1400, हम कहेंगे 4 साल में। और 4 साल के बाद आया 1500, ये तो 1500 है ही। तो इन सबकी फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे और जब फ्यूचर वैल्यू का टोटल आ जाएगा तो हमें ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है ये। और हमें क्या पता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हमें पता है। हमें पता है आईआरआर पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें, अगर इस फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब इसकी जिस रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे वही एमआईआरआर होगा और ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 34 है, समझिए। पहले साल में 40,000 मिले, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, तो हमारी एजम्पशन ये है कि ये 10% के हिसाब से री इन्वेस्ट होगा। एक साल के बाद है, 4 साल का प्रोजेक्ट है तो 3 साल की अर्निंग हो जाएगी इस पे, तो फ्यूचर में इतना हो जाएगा। दूसरे साल में 60,000 मिला, ये 2 साल री इन्वेस्ट होगा। तीसरे साल में मिला वो 1 साल के लिए री इन्वेस्टमेंट होगा, चौथे साल में तो मिला ही है 4 साल के बाद। तो टोटल जो पैसा मिल रहा है वो 4 साल के बाद हो रहा है 3,13,840। आज कितना खर्चा किया है, 185,800। तो जो आज की वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो दोनों इक्वल होने चाहिए। आउटफ्लो है ये, इनफ्लो है ये, इसकी जिस रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे वही एमआईआर। तो ट्रायल एंड हिट मेथड से निकालते हैं, आंसर आ। तो ये हमारा एमआईआर है। इस चैप्टर में अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। एक ही क्वेश्चन में हमें 4-4, 5-5 चीजें निकालनी है। एक क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे कहेगा कि इसमें आप पेबैक पीरियड निकालो, एनपीवी निकालो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालो, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालो, आईआरआर निकालो। तो ऐसे बहुत सारे इसके अंदर क्वेश्चन। कुछ एक क्वेश्चंस हमारे ऐसे हैं जो स्पेशल टाइप के अलग हैं। एप्लीकेशन हम देखते हैं एनपीवी की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होंगी, कैसे कैसे होंगी। सबसे पहले एक्सेप्शन और एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रूल सिंपल। जैसे हमारा एक मशीन है, इसमें पैसा लगाएं या ना लगाएं। एनपीवी के लिए हम कैसे डिसाइड करें इसमें पैसा लगाएं या ना लगाएं। तो एनपीवी पॉजिटिव आएगी तो इस मशीन में पैसा लगा दो, एनपीवी नेगेटिव आएगी तो पैसा मत। तो एक ही जब मशीन या प्रोजेक्ट होगा तो आप प्लस माइनस निकालिए। फिर आता है सिलेक्शन फ्रॉम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स। आपके पास एक से ज्यादा प्रोजेक्ट है और आपको इनमें से कोई एक चुनना है, क्योंकि दोनों में इन्वेस्टमेंट एक जैसी है। हम एनपीवी निकालेंगे, जिसकी एनपीवी ज्यादा होगी उसे चूज कर। जैसे 47 क्वेश्चन में प्रोजेक्ट 1 की एनपीवी 2461 है, प्रोजेक्ट सेकंड की एनपीवी 5800। तो जिसकी एनपीवी ज्यादा है उस प्रोजेक्ट में हम पैसा लगाएंगे, तो हम सेकंड प्रोजेक्ट में। इसके बाद में हमारे पास आता है, अगर अनइक्वल लाइफ होती है प्रपोजल की अनइक्वल लाइफ है, एक जैसी लाइफ नहीं है, लेकिन हम एक ही बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिर तो एनपीवी ही बताए। मतलब आपका एक ही बार इन्वेस्टमेंट होना है, वन टाइम सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो आपको क्या निकालना है, जिसकी एनपीवी ज्यादा उसमें पैसा लगाओ।
एक प्रोजेक्ट 5 साल का है, एक 4 साल का है, दोनों की एनपीवी निकालो, जिसकी एनपीवी ज्यादा वो बढ़िया। लेकिन अगर रिपीटेड इन्वेस्टमेंट अलाउड है, मतलब हमने एक बार इन्वेस्टमेंट करी 4 साल के लिए प्रोजेक्ट एक्स, 4 साल जब खत्म हो जाएंगे तो 4 साल के बाद फिर से इस प्रोजेक्ट को ले लेंगे अगले 4 साल, फिर अगले 4 साल के लिए। प्रोजेक्ट वही 7 साल का है, 7 साल खत्म होंगे तो अगले 7 साल के लिए फिर से हम प्रोजेक्ट में पैसा लगा पाएंगे, ऐसा चलता रहेगा। अब ऐसे में कैसे हम कंपैरिजन करें? भाई वन टाइम होता तो हम निकाल लेते हैं एनपीवी, यहाँ तो रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है एक फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, एन्युटी इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी। हम ये देखेंगे जो एनपीवी है वो आज की डेट में, तो अगर आज की डेट में हमारे पास एनपीवी को यहाँ रख देंगे, तो इस एनपीवी के लिए एन्युटी हर साल कितना पैसा हमें चाहिए फ्यूचर में, हर साल इक्वल अमाउंट कितना चाहिए दोनों प्रोजेक्ट में, ये निकाल। जब दोनों प्रोजेक्ट का एनुअल अमाउंट आएगा तो उसे हम कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि दोनों एनुअल अमाउंट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 53 में 4 साल का प्रोजेक्ट है और इसकी एनपीवी है 15,685। प्रोजेक्ट वाई 7 साल का है, इसकी एनपीवी है 17,688। अगर एक ही बार पैसा लगाना है तो हम प्रोजेक्ट वाई में लगाएंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट वाई में हमें ज्यादा पैसा मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ रिपीटेड इन्वेस्टमेंट अलाउड है फ्यूचर में, तो हम देखेंगे एन्युटी वैल्यू क्या है। तो हमने फॉर्मूला लगाया, एन्युटी निकाली, तो प्रोजेक्ट एक्स में हमें हर साल 5494 मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट वाई में हर साल 4252 मिल रहे हैं। हर साल हमें एक्स में ज्यादा मिल रहा है, हमें एक्स में पैसा लगा, रिपीटेड इन्वेस्टमेंट अलाउड है। ये हमारा आता है। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेक और बाय, कि हम खुद माल बनाएं या बना बनाया बाजार से करें। ये भी सिंपल है, हम ये देखेंगे कि खुद बनाने में हमारा जो पैसा खर्च हो रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू का सम क्या है। यहाँ पर पैसा आ नहीं रहा, जा ही रहा है बस। तो खुद बनाने में हमारा कितना पैसा जा रहा है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू का सम देखा 34,41,400। बना बनाया खरीदने पे हमारी जेब से कितना जा रहा है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू का सम देखा। दोनों में 33,58,100 बाय वाली सिचुएशन में कम हमारा खर्चा आ रहा है। ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि हम रिजेक्ट करेंगे दोनों, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है ही नहीं, केवल पैसा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो कितना जा रहा है, जो कम जाएगा वो ज्यादा अच्छा है, तो बाजार से खरीद लें बना बनाया प्रोडक्ट। तो मेक और बाय के डिसीजन होते हैं। परचेज और लीज ऑप्शन, हम कोई एसेट खरीदें या किराए की लें। अगर किराए की एसेट लेंगे तो हमें किराया देना, उस पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर हम अपनी एसेट खरीदेंगे उसमें हमें डेप्रिसिएशन क्लेम करने का। दोनों ही सिचुएशन में हम निकालेंगे क्या फाइनली प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो आ रहा है। जैसे कि 57 में अगर हम किराए का लेते हैं तो 6,89,504 रुपए जेब से जा रहे हैं, और अगर खुद खरीदते हैं तो 6,57,619 रुपए जेब से जा रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू टर्म में। तो हमें असेट को खरीद लेना। नई मशीन खरीदें या ना करें, वही है मेक और बाय। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था कि एक ऑप्शन को रिजेक्ट करें या नहीं, तो मशीन खरीदने से प्रॉफिट हो रहा है पॉजिटिव तो खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। फिर है कि रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, पुरानी एक मशीन चल रही है उसे रिप्लेस करें या ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो पुरानी मशीन की बची हुई लाइफ है, नई मशीन की लाइफ उतनी ही होगी। पुरानी मशीन 4 साल लाइफ बची है तो नई मशीन की लाइफ 4 साल ही होगी इन क्वेश्चंस में। और ये हमेशा इंक्रीमेंटल अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड होता है तो बहुत आसान होते हैं, और WDV मेथड है तो याद करिए बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन हमने क्वेश्चंस करे हुए थे। डिटेल के लिए आप डिटेल वीडियो में देखिए। इसमें हम इंक्रीमेंटल बेसिस से देखते, और अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हम रिप्लेस करते हैं मशीन को, नहीं तो नहीं करते। इसमें इनिशियल, सब्सिक्वेंट एंड टर्मिनल कैश फ्लो 3 कैटेगरी में डिवाइड करके फिर उस सबकी प्रेजेंट वैल्यू का सम करके हम आंसर निकालते। कैपिटल रेशनिंग होता है कि हमारे पास अलग अलग प्रोजेक्ट हैं और वो प्रोजेक्ट डिविजिबल है या नहीं। अगर वो प्रोजेक्ट डिविजिबल है तो हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड से आंसर निकालते हैं, क्योंकि पैसा आज की डेट में लिमिटेड है और डिविजिबल है,
तो जिसमें सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है कम पैसा लगाकर, वो हमें कौन बताएगा? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल है तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमें आंसर बताएगा। अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल नहीं है तो हमें कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा अलग अलग प्रोजेक्ट्स का। कॉम्बिनेशन देखकर हर एक की एनपीवी का सम करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा सम आएगा जिस कॉम्बिनेशन में, उस वाले कॉम्बिनेशन चूज करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 65 में हमारा सेकंड प्रोजेक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 रुपए से कम है, तो ये तो पता चल गया कि इसकी एनपीवी नेगेटिव है, तो इसमें तो पैसा लगाएंगे ही नहीं, इसलिए मैंने काट रखा। अब फर्स्ट प्रोजेक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 रुपया 22 पैसे है, इसका मतलब हम 3 लाख रुपए लगा रहे हैं, आउटफ्लो आ रहा है 1.22 इंटू 3 लाख, मतलब हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो आ रहा है 3,66,000, 3,66,000, 3,66,000 वापस आ रहा है, तो 66,000 एनपीवी है। हर एक का एनपीवी निकालें और कॉम्बिनेशन बनाए 1 + 3 + 4 आउटफ्लो के हिसाब से। पहले साल हमारे पास केवल 10 लाख रुपए हैं, तो पहले साल 10 लाख है, तो कैसे कौन से प्रोजेक्ट में लगाएं? अगर डिविजिबल नहीं है तो पूरे पूरे लेने, डिविजिबल है तो फिर रैंकिंग कर लेंगे, और लास्ट में रैंकिंग करके जो सबसे बढ़िया उसमें पहले लगाएंगे, उसके बाद उससे कम अच्छा, उसके बाद उससे कम अच्छा, लास्ट में अगर पूरे प्रोजेक्ट का पैसा नहीं है तो भी हम पार्ट में इन्वेस्टमेंट कर दें। जैसे यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट 4 के लिए केवल 1.5 लाख बचे, जबकि हमारे पास जो प्रोजेक्ट नंबर 4 है वो हमारा 4.5 लाख का है और हमारे पास है 1.5 लाख, तो हमें 1/3 पैसा लगाना, 1/3 हम पैसा लगाएंगे तो एनपीवी भी 1/3 ही हमें मिलेगी। ये कैपिटल रेशनिंग कहलाता है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर मैंने आपको कैलकुलेटर पर निकालना सिखाया, उसके लिए टेबल भी होता है, लेकिन मैंने आपको सिखाया टेबल की जरूरत ही नहीं है, हम कैलकुलेटर पर बड़े आराम से निकाल लें। तो ये पूरा था हमारा कैपिटल बजटिंग का रिवीजन। इस पूरे चैप्टर को अच्छे से